हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि एसएससी एमटीएस और हवलदार का पेपर 4 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, यहाँ से आप सभी का समय बहुत कम है, लेकिन साथियों इन्हीं समय में हमें जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा उन्हीं सवालों को तैयार करना है। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हमें अच्छी तरीके से तैयार करना है, एक भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। इसके साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी चेक करते रहना है, इसी से हमारी तैयारी अच्छी होने वाली है। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग एक्सपेक्टेड पहले क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। कम ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएंगे अपने शिफ्ट के लिए। तो इस क्लास में 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं और आप सभी का टारगेट भी रहेगा 28 क्वेश्चन सही करने का। तो इस क्लास में हम जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं क्लास को देखने वाले हैं। तो साथियों, इस क्लास को आप पूरा देखिए बहुत ही शानदार तरीके से। इसमें जितने भी हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आपके शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। कुछ ना कुछ तो ये क्लास कम से कम भाई 10 से 12 सवाल आपकी शिफ्ट में देखने को मिल सकता है, फंसा सकता है। ये क्लास वो सवाल आज की इस क्लास में होने वाले हैं जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। आप जानते हैं कि आपके पेपर में 25 क्वेश्चन जीके पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन इंग्लिश पूछेंगे। जो ये 50 क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं 50 क्वेश्चन में से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक पूछे जाएंगे, जो कि आपके जुबान पर होंगे वो सवाल। प्लस इसके अलावा 20 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे और 20 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे। यानी ये 40 क्वेश्चन में से बिल्कुल 10 से 12 क्वेश्चन भाई बेसिक रहेंगे भाई, जो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो उन्हीं 10 से 12 क्वेश्चन को सही करने के लिए हमें 30 क्वेश्चन जरूर करना पड़ेगा। तो इसलिए भाई आप अपने पेपर में बैठने से पहले ये 30 क्वेश्चन जरूर तैयार करिएगा भाई। यहाँ से केवल 1 हफ्ते बाद हमें पेपर देना है भाई। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों ने अपना स्लॉट बुक कर लिया होगा। 3 दिन बाद आप सभी का एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा एसएससी की तरफ से, ठीक है, जिनका पेपर 4 फरवरी को होगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 टारगेट हमारा 4 फरवरी है। तो डेली क्लास 3 हो रही है, एक सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12 बजे और एक शाम 7 बजे, ठीक है। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर करिएगा कि आप सभी कितना स्कोर है आज के सेशन से। तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जो बेसिक क्वेश्चन है भाई। त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत है? त्र्यंबकेश्वर किस नदी का स्रोत है? तो ये गोदावरी नदी का स्रोत है त्र्यंबकेश्वर। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। असम का अंबुबाची उत्सव साल के किस महीने मनाया जाता है? असम का अंबुबाची उत्सव साल के किस महीने मनाया जाता है? तो जून के महीने मनाया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को। भामा कलापम शास्त्रीय नृत्य नाटक है जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किस रूप से जुड़ा है? तो साथियों, जो भामा कलापम है ये शास्त्रीय नृत्य नाटक है जो कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किस रूप से जुड़ा हुआ है? तो ये कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़ा है। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? आंध्र प्रदेश से हुई है। इसे याद रखिएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1974 किसने प्राप्त किया था? केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1974 किसने प्राप्त किया था? तो कलामंडलम कल्याणीकुटी अम्मा ने प्राप्त किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। अचलगढ़ किस राज्य की तीसरी सबसे ऊंची पहाड़ी है? तो साथियों, जो अचलगढ़ है किस राज्य की तीसरी सबसे ऊंची पहाड़ी है? तो ये राजस्थान राज्य की है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात अधिक से दूसरे स्थान पर है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात अधिक से दूसरे स्थान पर था? तो पुदुचेरी है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? तो साथियों, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए लघु संविधान शब्द का प्रयोग किया जाता है? भाई ये एसएससी एमटीएस हवलदार की किसी न किसी शिफ्ट में ये सवाल जरूर पूछेगा भाई कि लघु संविधान किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है? कौन सा संशोधन के लिए बताइएगा भाई? तो 42वें संविधान संशोधन के लघु संविधान शब्द का प्रयोग किया गया।
बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल तो साथियों आगे बढ़ने से पहले एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए पेपर में छपने वाला प्रश्न आ चुका भाई। जीके जीएस करंट अफेयर के आप सभी पूरे 20 टेस्ट मिलेंगे, इंग्लिश के भी पूरे 20 टेस्ट मिलेंगे। यानी पेपर में छपने वाला प्रश्न आपको 1000 क्वेश्चन तैयार करना है भाई। पेपर में बैठने से पहले आप सभी को ये टेस्ट कंप्लीट करना है। इस टेस्ट की खासियत एक बात है कि आपको हम लगभग 40 टेस्ट देंगे और हर टेस्ट में 25 क्वेश्चन होगा। आप जानते हैं भाई हमारे जब सामने कम क्वेश्चन रहता है वो हमें तुरंत याद हो जाता है और एक बार याद करने के बाद हम 1-2 घंटे बाद उसे अच्छे से एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं तो वो पूरी तरीके से हमें याद हो जाता है। तो इसलिए दोस्त मैंने हर टेस्ट में 25-25 क्वेश्चन ऐड किया है। जब से आपको पहले टेस्ट का 25 क्वेश्चन नहीं तैयार होगा आप दूसरा टेस्ट नहीं ओपन करेंगे भाई। ठीक है, आप कर सकते हैं एक दिन में लगभग 10 टेस्ट को लगा सकते हैं भाई, क्योंकि 25 क्वेश्चन ही तो करना है भाई। 250 क्वेश्चन आप कर ही सकते हैं एक दिन में। ठीक है, 2 दिन में इस 1000 क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं भाई। 250 क्वेश्चन आपको जीके करना है और इंग्लिश का 250 क्वेश्चन एक दिन में करना है। 500 2 दिन 3 दिन मतलब ये महीना तक कंप्लीट करिए आप पूरा 1000 क्वेश्चन। तो इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। तो ये मात्र 50 रुपीज़ का हमने कर लिया भाई। ये दाम मत देखिएगा, इसमें क्वेश्चन देखिए अपने सिलेक्शन लेके ले लीजिए भाई। ठीक है, जो चार्ज है ये मेरे पास नहीं गए, ये टीम के पास जाएगी भाई। ठीक है, जो ये बनाया अच्छी तरीके से सेट जो किया आपके लिए, इतना मेहनत जो किया है भाई। ठीक है, तो भाई अपने पेपर में बैठने से पहले 1000 क्वेश्चन जरूर तैयार करिए भाई, सबके लिए है भाई ये। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, सांची का महान स्तूप किस राजा के शासनकाल में बनाया गया था? तो साथियों सांची का महान स्तूप किस राजा के शासनकाल में बनाया गया था? बताएंगे आप सभी। तो ये अशोक के समय बनाया गया था सांची का महान स्तूप, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हलो का बताइए एंटोनिम क्या बनेगा हलो का? हलो मतलब क्या होता है? खोखला होता है। हलो मतलब भाई खोखला होता है, निरर्थक होता है, निरर्थक भी बोलते हैं हलो को। क्राफ्टी का मतलब क्या होता है? जो चालाक होता है भाई। क्राफ्टी का मतलब क्या होता है? चालाक होता है। स्पूरियस का मतलब क्या होता है? स्पूरियस का मतलब होता है दोस्त में नकली। ठीक है, वर्थवाइल का मतलब क्या होता है? सार्थक होता है भाई, सार्थक होता है, या बोल सकते हैं महत्वपूर्ण, बोल सकते हैं योग्य, बोल सकते हैं। यानी हलो का मतलब खोखला और निरर्थक हमने बताया था, यानी वर्थवाइल हो जाएगा। आर्क का मतलब क्या? जो धनुषाकार होते हैं। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 को, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताइए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है भाई? अपेरेंटली मतलब क्या होता है? जाहिर तौर पर होता है। क्या होता है? जाहिर तौर पर। ठीक है, कमेटी मतलब क्या होता है? समिति। कमेटी मतलब दोस्त मेरे समिति होता है। फॉरेन मतलब क्या होता है भाई? विदेशी जो होते हैं, फॉरेनर जिसे हम विदेशी बोलते हैं। इंटरप्ट जो व्यवधान होता है, लेकिन इसका स्पेलिंग चेक करिएगा भाई, INTERR होता है भाई, RRUPT, इंटरप्ट। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताएंगे आप सभी इनमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा भाई? पैरेलल समानांतर, ठीक है, मेडिटेरेनियन भूमध्य सागरीय, मिसलेनियस जो विविध होता है, लेकिन पेकुलर, पेकुलर का स्पेलिंग क्या होता है? PECULIAR होता है। इसमें देखिए डबल एल दिया है। पेकुलर मतलब होता है भी अनोखा, जो अजीब होता है। ठीक है, अजीब। तो इस वाला का डी ऑप्शन आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड दे रखा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा भाई। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या बनेगा? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। पर्सनली रमेश वाज टू हिज विलेजर्स देन हिज एल्डर ब्रदर। यानी व्यक्तिगत रूप से, यानी पर्सनली जो रमेश है वो अपने गांव वालों के लिए अपने बड़े भाई से भी अधिक क्या करता है? मदद करता है। तो दोस्त मेरे यहाँ पे देखिए एल्डर नहीं होगा भाई, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए भाई? यानी रमेश वाज, एल्डर भी हो सकता है, लेकिन दोस्त मेरे ये सेंटेंस एक प्रकार की तुलना की जा रही है ना, यानी मोर हेल्पफुल होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए? मोर हेल्पफुल। यानी पर्सनली रमेश वाज मोर हेल्पफुल टू हिज विलेजर देन हिज एल्डर ब्रदर, यानी बी ऑप्शन इस का राइट आंसर होगा। यदि हम आपसे कहें कि मोस्ट हेल्पफुल का मतलब क्या होता है? मोस्ट हेल्पफुल तब इस्तेमाल होता है जब तुलना 3 या उससे अधिक वस्तुओं के बीच होता है। ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन मोर हेल्पफुल यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर, पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैव बीन गिवन एज अ ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। बताएंगे आप सभी इनमें से एरर कौन सा भाई? जैसे माई सन हु इज अ क्रिकेटर टू इज अ MA फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। मेरा जो बेटा है क्रिकेटर है, लेकिन टू इज MA फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। MA क्या होता है भाई?
जो एमए है, ये जो एमए है, एक तो भाई डिग्री होता है ना, एमए गलत है भाई, क्योंकि एमए एक डिग्री होता है भाई, डिग्री का नाम होता है। तो यहाँ पे ए नहीं होना चाहिए भाई, इस हैज एन एम ए होना चाहिए भाई। क्या होता है? हैज एन एम ए होना, या तो होल्ड ऑन, एम ए कहाँ जाता है, एम ए कहा जाता है कि बाकी सही है भाई, लेकिन यहाँ पे इज ए एम ए गलत है भाई। यहाँ पे क्या आना चाहिए भाई? हैज एम ए आना चाहिए था। क्या? हैज एन एम ए आना चाहिए था भाई, एन एम ए आना चाहिए था, क्योंकि जो इज एम ए गलत है भाई, क्योंकि एम ए एक डिग्री होता है भाई, ये किसी का नाम है भाई, डिग्री का नाम है। तो यहाँ पे हैज एन एम ए या होल्ड ऑन एम ए कहा गया है भाई, यहाँ पे ये होना चाहिए था। जैसे मेरा बेटा जो स्वयं भी एक क्रिकेटर है और दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए भी है भाई, ये परफेक्ट बनेगा। मेरा बेटा जो कि क्रिकेटर है, उसने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए किया, ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा जब यहाँ पे हैज एन एमए लगेगा। तो यदि जैसे ये लिखा है ना, माई सन हु इज अ क्रिकेटर टू इज अ एमए फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसका मतलब कि मेरा बेटा जो स्वयं भी एक क्रिकेटर है और दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए है, ये कोई सेंटेंस नहीं बना। जब यहाँ पे हैज एन एम लगेगा तो मेरा बेटा एक जो क्रिकेटर है उसने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए किया, ये परफेक्ट बना है सेंटेंस। तो ये क्या है? गलत है भाई, इज ए एम ए नहीं होगा, हैज एन एम ए होगा। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इन एनिमेट का बताइए। इन एनिमेट का होता है निर्जीव, निर्जीव यानी इसका क्या बनेगा? लाइफलेस हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर होगा। इन एनिमेट का मतलब क्या होता है? निर्जीव, यानी जो भाई बेजिंदा होते हैं भाई, तो लाइफलेस उसे बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या बनेगा? सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अ पर्सन हु इट्स टू मच, अधिक खाने वाला व्यक्ति, क्या बोलेंगे भाई? फैटलिस्ट, भाग्यवादी, बिल्कुल भाग्यवादी होगा तभी तो अधिक खाता होगा भाई, लेकिन नहीं बनेगा। और साइकोफेंट, साइकोफेंट का मतलब जो चापलूस होते हैं भाई, साइकोफेंट का मतलब जो चापलूस होते हैं। ठीक है, मिसोगैमिस्ट का मतलब क्या होता है? जो विवाह से नफरत करते हैं भाई, तो ग्लूटन बोलेंगे, जो अधिक खाता है व्यक्ति। तो इसके लिए डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर बनेगा। अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या बनेगा? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन का मतलब है बहिष्कार करना, निषेध करना। तो इसके लिए क्या बनेगा? प्रोहिबिशन बनेगा भाई। प्रोहिबिशन का भी तो मतलब होता है निषेध, बहिष्कार। ठीक, और सबमिशन मतलब क्या होता है? प्रस्तुति होता है। एडमिशन हम जो प्रवेश करते हैं। इंक्लाइनेशन क्या होता है? प्रवृत्ति होता है। ठीक है, तो इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए भाई अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर। वन वर्ड, वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फिट्स। वन हु परफॉर्म डेयरिंग जिम्नास्टिक फिट्स, यानी जो साहसी जिम्नास्टिक करतब दिखाता है, यानी जिम्नास्ट या करतब दिखाने वाले जो कलाकार होते हैं उसे क्या बोलते हैं? एक्रोबैट बोलते हैं भाई। एडिक्ट तो बोलेंगे नहीं भाई, एडिक्ट का मतलब होता है बेसनी होता है, ये नहीं होगा। एडवोकेट मतलब वकील होता है भाई। ठीक है, तो एक्रोबैट बोलेंगे, जो जिम्नास्ट या करतब दिखाने वाला कलाकार होता है उसे बोलते हैं एक्रोबैट। तो बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो गया। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। द गिफ्ट ऑफ द गैब, यानी स्वाभाविक रूप से अच्छी बात करने की क्षमता, उसको क्या बोलेंगे भाई? द गिफ्ट ऑफ द गैब, यानी द एबिलिटी टू स्पीक इजिली एंड कॉन्फिडेंटली, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 22। इस सवाल को जरा हल करिए। 4 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है, इनमें से 3 की आयु 7, 12 और 13 वर्ष है। चौथी लड़की की आयु ज्ञात करिए। 4 लड़कियों को औसत आयु 12, यानी 12 × 48 के बराबर हो जाएगा। इनमें से 3 की आयु 7, 12 और 13, यानी इन तीनों को हम जोड़ लेते हो 7 + 12 + 13 कितना हो जाएगा? 13, 12, 25, 25 7 32, ये 3 की आयु 32 है। चौथी कैसे निकलेगी? इन 48 में से 32 को माइनस कर देंगे तो हमारा चौथी की निकल जाएगा, यानी चौथी लड़की की आयु कितना होगा? 16 वर्ष हो जाएगा। यानी इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर मैच करेगा भाई। यहां तक आप सभी किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं, आसान सवाल था भाई। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23। राइट आंसर क्या बन रहा है? 3 वर्षों के लिए 7% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 2500 पर साधारण ब्याज ज्ञात करिए। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। प्रिंसिपल 2500, रेट हमेशा परसेंटेज में 7%, टाइम 3 वर्ष बटे में 100। 00 से 00 कैंसिल, 25 से 75
गुणा आपका 7। देखिए 25 का गुणा 3 में करेंगे 75, 7 है तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 75 में, 7 पचे 35 का 5 3, 7 7 49 3 52, यानी 525 आएगा, जो कि मेरे दोस्त डी ऑप्शन इस का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24। एक व्यक्ति ने एक वस्तु बेची और उसे 9% की हानि हुई। यदि वह इसे 51 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 8% लाभ होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। भाई जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 9% की हानि में बेचता है और फिर उसे 51 रुपये अधिक से बेचकर 8% लाभ प्राप्त करता है, तो हानि प्रतिशत, जो हानि प्रतिशत आपका 9% है और जो लाभ प्रतिशत आपका 8% है, तो इसका अंतर कितना होगा? 9 + 8 - 17 के बराबर हो जाएगा भाई। ठीक है, 9 + 8 ये 17 बराबर, यानी यह जो आपका 17% का अंतर है वही 51 के बराबर है भाई, वही 51 के बराबर है। यानी यहाँ से 1% की वैल्यू कितना होगा? 3 आ जाएगा भाई, क्योंकि 17 भाग हम 51 देंगे, 17 × 51, ठीक है 3। तो क्रय मूल्य हमेशा हम 100% की हानि पर निकालते हैं, तो 3 × 100 कर दीजिए, सिंपल से, कितना हो जाएगा? 300 रुपये हो जाएगा। यानी क्रय मूल्य कितना होगा? 300 रुपया, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिए, देखिए जब कोई व्यक्ति वस्तु को 9% की हानि पर बेचता है और फिर उसे यदि उसे 51 रुपये के अधिक पर बेचकर 8% का लाभ क्या करता है भाई? प्राप्त करता है। तो हानि प्रतिशत जो 9% हुआ है और लाभ जो 8% हुआ है, तो इसी का कुल अंतर कितना भाई? 9 + 8 ये 17 के बराबर है मेरे दोस्त, 17% बराबर है। ठीक है, तो यही जो आपका 17% है, इसी का अंतर 51 के बराबर है भाई। जो 51 से अधिक में बेचता है यही 51 के बराबर है, तो वहाँ पे 1 किसके बराबर है? 3 के बराबर। आप जानते हैं कि क्रय मूल्य हमेशा 100% की हानि पर निकलता है, तो 3 का गुणा आप 100 में कर दीजिए, आपका 300 आ जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ पे 100 के हमेशा निकलता भाई, तो यहाँ पे 300 रुपया हो जाएगा कास्ट प्राइस, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या बनेगा? देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 76% है। 5% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए भाई। सवाल को हल करिए भाई। इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा भाई। ये सवाल अपने कॉपी में इस्तेमाल करके आप सॉल्व करिए भाई, सभी बताएंगे। कल शुरुआत हम यही से करेंगे, लेकिन आप सभी को ये सवाल आपको जरूर सॉल्व करें। इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए भाई, होमवर्क में आप सभी को बताना है। ले लिया आप सभी लोगों ने? चलिए अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 1/7, 2/5 और 3/13 का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम ज्ञात करिए। दोस्त मेरे, आप सभी उससे क्या पूछा? एलसीएम, वो भी बटे का रूप देकर। 1/7, 2/5 और 3/13। तो दोस्त मेरे, जब बटे का एलसीएम हमें पूछता है तो हम सबसे पहले जो न्यूमरेटर यानी जो ऊपर का था उसका एलसीएम निकालते हैं। 1, 2, 3 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है। और नीचे का यानी 7, 5, 13 का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा ना भाई। 1 का भाग 6 में देंगे तो 6 आएगा। यानी 1/7, 2/5 और 3/13 का एलसीएम कितना होगा? 6 आएगा भाई। हमेशा याद रखिए, बटे का जब भी आप सभी से एलसीएम पूछेगा तो ऊपर का आपको एलसीएम निकालना है और नीचे का एचसीएफ निकालकर भाग करवा देना है। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27। 15 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना हो गया? क्या हो जाएगा भाई? 15 × 12 कर दिए, लंबाई गुड़े यानी लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, लंबाई गुड़े चौड़ाई 15 हम 150, 180 मीटर स्क्वायर हो जाएगा भाई। क्षेत्रफल क्या होता है भाई? आयताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। आयताकार का क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेथ। एल की जगह 12, बी की जगह एल की जगह 15, बी की जगह 12, मीटर मीटर स्क्वायर गुणा करने पर प्लस करेंगे 2m हो जाएगा भाई। तो 180 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या बनेगा? देखिए 5 लड़कियां हैं पी, क्यू, आर, एस और टी एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। यानी भाई एक वृत्ताकार मेज है, इसमें 5 लड़कियां बैठी हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को कंप्लीट कर देंगे। यस और टी के बीच में केवल एक लड़की बैठी है। यस और टी के बीच में केवल एक लड़की बैठी है। पी जो है वो आर के ठीक बाएं बैठी है। पी जो है आर के ठीक बाएं बैठी है। आर के ठीक बाएं पी बैठी है, तो आर को यहाँ बैठा दीजिए। आर के जस्ट लेफ्ट में पी को यहाँ बैठा दीजिए। भाई आर का राइट साइड में तो यस बैठा है, लेकिन सवाल बाएं पूछा नहीं लेफ्ट में, तो आर के ठीक भाई बाएं पी बैठा, तो ये भी सवाल पूरा हो गया। पी जो है ना वो यस की निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी भाई
पी जो है ना यस की निकटतम नहीं है। देखिए यस यहाँ है, पी यहाँ है, तो इसका निकटतम पड़ोसी नहीं है भाई। यस और पी आपस में निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एक यहाँ पे देखिए नहीं बैठा। कौन नहीं बैठा अभी तक? क्यों नहीं बैठा? तो क्यों को यहाँ बैठा दिए। सवाल देखिए क्या पूछा, टी के दाएं से तीसरे स्थान पे कौन सी लड़की बैठी है? टी के दाएं से तीसरे स्थान पे, टी के दाएं से पहले पे तो पी, दूसरे के पे आर, तीसरे का पे यस बैठी, यानी सवाल का सी ऑप्शन होगा, राइट। सवाल यही पूछा था भाई। किसी प्रकार का डाउट इस सवाल में आप सभी को? बिल्कुल नहीं। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या बनेगा? दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 23, क्वेश्चन मार्क, 89, 177, 353, 705। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है। पहले हम इनका रिलेशन चेक करते हैं। 89 से 177, यदि आपको गुणा याद होगा तो जैसे 89 दूना कितना होता है? दोनों 18 का 8, 1 2 28 लोग 17, 178। लेकिन 178 में से यदि एक को माइनस कर देंगे तो 177 बन जाएगा। अब 177 दूना करेंगे तो कितना आएगा? 2 7 14 के 4 5, 2 से 14 54, 154। एक सेकंड भाई, फिर होगा भाई हमें 177 का गुणा 2 में करना है। 2 7 14 के 4, 1 2 से 14, 1 15 का 5, 1 2 कम तो 3, यानी 354। लेकिन हमें 353, यानी इसमें भी -1 हुआ है, यानी 2 का गुणा -1, 2 का गुणा -1। ठीक है, उसी प्रकार यदि हम 2 का गुणा -1 करें तो जो पहला आपका 23 दिया है, जो हमसे पूछा है जिसके बाद, तो देखिए 23 दुगना कितना होगा? 23 का दुगना होता है 46। 46 में से हम एक माइनस कर देंगे तो 45 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन मार्क की 45 होगा भाई। तभी तो देखिए 45 के यदि हम दुगना करेंगे तो 90, 90 में से एक घटाएंगे तभी तो 89 देखिए बन रहा है। यानी इसमें 2 का गुणा कर रहा है फिर -1 कर रहा है, ये लॉजिक सेट है इसमें। तो यही था भाई, 23 का दुगना 46, 46 में से घटा देंगे 45, यानी इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर मैच करेगा भाई। क्लियर? तरीका आप सीखिएगा भाई। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या बन रहा है? एक निश्चित कूट भाषा में बेस्ट को 49 82 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और स्टेम को 64 89 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो इस भाषा में बी के लिए कूट क्या होगा? जैसे बेस्ट है, BEST, बेस्ट में 4 अक्षर, तो इसके लिए 4 अलग कोड क्या है? 49 82। STEM, स्टेम में 4 अक्षर है, इसके लिए 4 अलग कोड क्या है? 6 4 8 9। पूछा किसका? बी का, यानी बेस्ट में बी है, स्टेम में बी नहीं है, यानी हमारा जो आंसर मिलेगा इसी मिलेगा। 4 9 8 2 में 6 4 8 9 में हमारा कोई आंसर नहीं होगा, तो 6 को काट दीजिए, 8 को काट दीजिए, 4 को काट दीजिए, क्योंकि देखिए स्टेम में यही नंबर है। 9 है भी, 8 भी है, 4 भी, 6 है, लेकिन ऑप्शन में देखिए 6 8 4 दिया है, यानी इसमें से हमारा कोई नंबर होगा नहीं स्टेम में से। लेकिन देखिए भाई इसमें भी वही दिया है 4 9 8 2, तो भाई बच रहा कौन? 2 बच रहा है, बी का कोड 2 हो जाएगा। तो इस सवाल का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए एक तो मेथड है जो कि 1 सेकंड वाला मेथड है। दूसरा का मेथड हमने आपको क्या बताया था भाई शुरुआती में? सिंगल पूछता तो हम कॉमन चेक करते हैं। बेस्ट में बी है लेकिन स्टेम में बी नहीं है, इसका मतलब कि कॉमन वाला मेथड इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरा का मेथड एलिमिनेट का, एलिमिनेट हम नंबरों को करेंगे। जैसे देखिए बेस्ट में बी है और स्टेम में 4 है, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। 9 बेस्ट में भी है और स्टेम में भी 9 है, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। 8 बेस्ट में भी है और स्टेम में भी 8 है, तो ए भी एलिमिनेट हो जाएगा। बच रहा है कौन? देखिए बेस्ट में 2 बच रहा है, स्टेम में 6 बच रहा है, जिसमें बी रहेगा उसी में आंसर होगा। बी में देखिए 2 बच रहा है, तो ये आंसर है जो कि ए ऑप्शन। क्लियर मेरे दोस्त? तो ये फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए दोस्त कि आप सभी का 30 क्वेश्चन में से लगभग कितना स्कोर रहा? सभी दोस्त ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा भाई। डाउट लेकर आप बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, क्योंकि भाई सिलेक्शन की बात है। टारगेट हमारे 4 फरवरी है, हमें हर एक टाइप के क्वेश्चन तैयार करके जाना है, अपने पेपर में बैठना है। तो साथियों वो PDF आप जरूर लीजिएगा भाई, ठीक है। डेली का पूरा क्लास करिएगा भाई, क्लास करने के बाद वो PDF लेने जाइएगा भाई, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नंबर आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, ठीक है। आप सभी को जय हिंद जय भारत। पढ़ाई करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लगाइए, अच्छी तरीके से एनालिसिस करिए, ओके। आप सभी का पेपर अच्छा जाएगा भाई। तो आप सभी को जय हिंद जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।